खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इस प्रोग्राम में बाज़ मरतबा हम ऐसे मौज़ूआत पर बात करते हैं जो हमारी तरजीहात में रहते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अवाम के साथ इन मामलात का लेना देना होता है। सियासी मामलात पर भी कभी कभार गुफ्तो शनीद होती है और कभी कभार इक्तसादी मामलात पर, समाजी बुराइयों पर बात, या फिर इसके अलावा सलामती से जुड़े मामलात पर भी जो स्ट्रेटेजिक एतबार से अहमियत के हामिल हों, इस ताल्लुक से भी कभी कभार हम प्रोग्राम्स करते हैं। और 5 के पंच में न सिर्फ अपनी बात बल्कि आदाद शुमार या फिर हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती है और इसके अलावा बातचीत होती है तो अपने मेहमानों के साथ, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान के साथ, मुख्तलिफ फील्ड्स में और इदारों में काम करने वाले तजर्बेकार शख्सियात के साथ। इसलिए क्योंकि ओपिनियन डिफरेंट हो लेकिन शायद कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ या हेल्दी डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़े तो कभी कभार पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्द आना, ये भी हम तवक्को रखते हैं और वो होता भी है। 5 के पंच में जहां पर हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहुत गुफ्तगू अब तक कर चुके हैं या करते रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ सियासी तौर पर भी कई डेवलपमेंट्स होती चली आई हैं। आज जिस मौजू पर हम बातचीत करने जा रहे हैं या आज जिस मामले पर हम डिस्कशन करेंगे अगले आधे घंटे में, वो है रिजर्वेशन का मामला। आप सब जानते हैं मामला सब जुडिस है, इस पर ज्यादा शायद बात करना बहुत मुश्किल भी कभी कभार होगा, मगर एक बात याद रखिएगा कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर और आइंदा कुछ दिनों में यह एक्सपेक्ट है कि इसी मामले पर सबसे ज्यादा बयानात और सबसे ज्यादा इस पर सियासत भी हो। अपडेट के साथ आगाज करेंगे रिजर्वेशन के मामले पर। जम्मू कश्मीर के और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर जहां बाहर सियासी तकरार चल रहा है, एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाने की कोशिश है, लेकिन पॉलिसी पर सवालिया निशान है और समाअत भी इस मामले पर हुई है। और पहली समाअत के बाद केस की आइंदा समाअत भी मुकर्रर कर दी गई है, तारीख तय कर दी गई है। 27 दिसंबर को आइंदा समाअत होगी और इसी दिन जम्मू कश्मीर की सरकार को जवाब देना है कि वो मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को किस तरीके से या किस हिसाब से देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सरकार को मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाली एक अर्जी, जिस पर नोटिस भी जारी किया है और नोटिस के जरिए उनसे जवाब हासिल करने की कोशिश की है। और इस सिलसिले में जो नोटिस जारी हुआ है उसके जरिए हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा। 27 तारीख से पहले पहले ये जवाब आना भी मुतवक्के है। अदालत ने इस मामले पर हुकूमत से जवाब तलब किया और इस केस की समाअत जब 27 दिसंबर को होगी तो जब कल दलाइल पेश किए जा रहे थे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी के सरबराही में बेंच ने 9 नवंबर को समाअत के दौरान जवाब दहिंदगान या रेस्पोंडेंट्स को 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपने जवाब दाखिल करने की हिदायत भी दी थी। और अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को 1 हफ्ते में सर्विस के लिए मतलूबा इकदामात करने को भी कहा था। हाई कोर्ट में अर्जीदार या जो अर्जी गुजार थे उनकी हिमायत जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी ने भी की, यानी मुतअद्दिद लोग जो अदालत का रुख कर रहे थे उनमें से ऐसे भी लोग थे जो वहां मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने गए। और इस केस की पैरवी जुनैद अहमद जुनैद की सरबराही में JUS एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर फ्रंट नई दिल्ली कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को जो बताया कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी जिस पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात है, लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। और मजीद ये कहा गया कि इस पॉलिसी से मसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है, बराबरी नहीं है, यकसानियत नहीं है। दरख्वास्त गुजारों ने मजीद ये बताया कि रिजर्वेशन फ्रेमवर्क का एक मुकर्रर वक्त जिसके अंदर जायजा लेने और इससे माकूल बनाने की खातिर एक आज़ाद कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए, जिससे इस अमल में इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। डिवीजन बेंच ने इस अहम मसले की अगली सुनवाई, जिसके लिए तारीख 27 दिसंबर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मुकर्रर कर दी है। इस साल के आगाज में आप सबको याद होगा, अब 2024 को हम खैराबाद कहने जा रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया ने पहाड़ी कबीले के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दी थी। और इस तरह इस तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ ज़ुमरों में कुल जो मखसूस नशिस्तें थी वो 60% तक बढ़ा दी थी। ओपन मेरिट उम्मीदवार जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन बात जब नौकरियों की आती है या स्पेशल कोटे की आती है तो 40% या इससे भी कम ये कोटा बनता है जो मुख्तस रखा गया है, जिस वजह से ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों में बेचैनी देखी गई और इस पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा किया जाए। ये मुतालबा मुसलसल जोर पकड़ने लगा। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अब डॉक्टर्स भी सड़कों पर निकल आए, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से MD और BDS के लिए 70% सीटें मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए जो मखसूस रखी गई है, ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30% सीटें रखी गई हैं, जिसके खिलाफ डॉक्टरों ने सड़कों का रुख किया और पिछले दिनों भी एहतजाज हुआ और आइंदा का लाइहमल भी तैयार किया गया है और सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे
तो जम्मू के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर एहतजाज हुआ या एहतजाज करने की तैयारी हुई, इन सब के बीच में हमने देखा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अलावा दीगर मकामात पर भी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश हुई और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से भी 14 तारीख को दिल्ली के अंदर एहतजाज करने की भी एक तैयारी की गई है। परसों यानी 14 को जब जाकर फ्राइडे को ये प्रोटेस्ट होगा, क्या इसमें पेशरफ्त होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने गुज़िश्ता रोज़ ही बल्कि 2 दिन पहले रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी की खातिर काबीना की 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। यहां पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि यूनियन टेरिटरी के अलावा बगैर बिना बाकी जो आप स्टेट्स और यूटीज की तरफ जाते हैं तो 70% ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होने या ना होने की बात होती है तो उसका जवाब ना मिलता है। यानी जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी स्टेट या यूटी बनती है जहां पर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को इस वक्त जिक्र भी इस पर हो रहा है और वो होना इसलिए चाहिए कि बगैर किसी भी रियासत या यूटी में ये इस तरह का सिलसिला शायद नहीं देखा गया, जिस पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ओपिनियन बन रहा है। अपने मेहमानों के पास चलेंगे, जरा इस पर कानूनी राय क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और मौजूदा वक्त में सरकार की तरफ से जो पेशरफ्त हुई है उस पर भी बात करना जरूरी है। शेख ओवैस साहब हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहेंगे श्रीनगर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको कहेंगे ओवैस साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर पीरजादा महराजुद्दीन साहब हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। कुछ कानूनी पहलू हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है, कुछ सवालात जो हमारे देखने वालों की तरफ से पूछे गए उस पर जरा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और सैयद शमीम अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। जनरल कैटेगरी की जब बात आई है या आवाज़ बुलंद करने की बात है तो तब इन्होंने भी वक्त गुजरने के साथ साथ अगरचे चीज़ें तब्दील हुई मगर आवाज़ें बुलंद की हैं। शुरुआत में आप ही से सैयद शमीम साहब करूँगा, ये जो मसला है कैसे हम देखने वालों को ये समझा पाएँ कि इस मामले में ये रिजर्वेशन की जो बात है या पॉलिसी है वो जो इम्तियाजी सलूक वाली बार बार बात हो रही है या जिसका हवाला दिया जा रहा वो कैसे है, अगर ये आम लफ्ज़ों में एक देखने वाले को समझाया जाए तो क्या वाकई में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में यूनियन टेरिटरी के अंदर दौरे हाजिर में ओपन मेरिट वालों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है जिस पर हुकूमत की तरफ से संजीदगी पिछले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में दिखाई दी गई है? हाँ सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन कराया। तो इस सिलसिले पे मेरी ये अर्ज है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल कैटेगरी के साथ बरसों से ये नाइंसाफी जो है ये होती आ रही है। हालांकि जिस वक्त ये कानून बना था तब से आज तक इसमें एक चीज ये भी थी कि इसका रिव्यू लिया जाए, बट आज तक इसमें कोई रिव्यू नहीं लिया गया। तो आबादी के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 2011 की सेंसस के मुताबिक 69.3 हमारी जो जनरल कैटेगरी की आबादी है। 2011 की सेंसस है, तब से तो आज तक बहुत बड़ी होगी, लेकिन उस हिसाब से अगर तनासुब से देखेंगे तो हमारा जो है वो तो 30% पे इन्होंने पहुंचा दिया है। तो इससे जो है ये मर्जर ऑफ टैलेंट हो रहा है, इससे जो है हमारी नाइंसाफी हो रही है। हर एक स्टेज पे जो हम देखते हैं तो ये रिजर्वेशन का जो ये सिलसिला है ये चालू है। ये इसे वोट बैंक, चाहे हम वोट बैंक के नाम से बता दें या इसे समझ में नहीं आ रहा है ये अनजस्टिफाइड, इसमें कहाँ पे जस्टिस है कि ये चाहे आरबीए हो, चाहे जबान के नाम पे हो या किसी काम के नाम पे हो या अगर जात पात के नाम पे है तो इससे और काबिलियत पे इसको और काबिलियत के साथ अगर मिलाते हैं तो इसमें काबिलियत का कहाँ से रोल बनता है। हमने कई बार इनको कहा है कि आप इनको दे दीजिए जो इनको देना है, जैसे हम वी आर टैक्स पेयर्स, आप इनको दे दीजिए, हॉस्टल प्रोवाइड कर दीजिए, इनको फैसिलिटीज दे दीजिए, इनको किताबें दे दीजिए, इवन खाना दे दीजिए। लेकिन जब एग्जाम का वक्त आए तो उस वक्त इनको एग्जामिनेशन में बिठाएं तो जो बच्चा काबिल होगा, बात काबिलियत पे है, काबिल बच्चा जो होगा तो वो काबिलियत से अपने बलबूते पे बाहर आ जाएगा। ये बैसाखियों का कब तक सिलसिला चलेगा? इससे बिल्कुल जनरल कैटेगरी वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, ये जब हम देख रहे थे डेलिब्रेशंस चल रही थी सैयद शमीम साहब, जब रिजर्वेशन की बात हो रही थी पहाड़ी कबीले के लिए, बाकी उन तमाम पसमानदा तबकात के लिए जब सरकार प्लान बना रही थी और काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था इस पर डिबेट्स डिस्कशंस हुई, यहाँ तक कि कमीशन ने भी अपनी बात जम्मू कश्मीर के अंदर रखी और कहा गया कि हमने स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुशावरत की। उन स्टेक होल्डर्स में क्या आप या आपकी तंजीम, आपके एसोसिएशन के जिम्मेदारान थे? उस वक्त कोई बात हुई थी? क्या ये चीज़ें उस वक्त बयान की गई थी कमीशन के सामने या हुकूमती इदारों के सामने?
जी नहीं, नहीं हमें कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हालांकि हमने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। वी वेलकम, हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने अपने टेनुवर में सबसे पहले इसी पे बात की। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, उनके साथ उन्होंने कमेटी फ्रेम की। तो हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है, बट इट शुड बी टाइम बाउंडेड। ये ऐसा ना हो कि फिर ये रिपोर्ट बनेगा फिर ऐसे ही रहेगा, तो सिलसिला आगे चलता रहेगा, हम वेट करते रहेंगे। हमें अभी तक ऑन बोर्ड कहीं पे नहीं लिया गया। मैं ओवैस साहब से एक जवाब इस पर ले लूं और उसके बाद मैं पीरजादा महराजुद्दीन साहब के साथ जाऊं। ओवैस साहब, अब चूंकि मामला अभी तो अदालत में है, शायद हम खुल कर कुछ चीजों पर बात नहीं कर सकते, 27 तक का भी इंतजार करना होगा, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करें? पिछले दिनों भी आपके साथ प्रोग्राम में जब बात हुई थी, उसके बाद जाकर ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत कल जाकर हुई है। अब यही जो खदशात हैं जिसमें सैयद शमीम साहब भी बात रख रहे हैं, यही 70% ऐसे लोगों के जिनकी सबसे ज्यादा तादाद है और सबसे कम नौकरियां उनको मिलती हैं, और बात जब रिजर्वेशन की आई वहां पर भी सवाल उठे। क्या इस मामले पर बहुत बारीकी संजीदगी के साथ सरकार मुशाहिदा कर रही है और तमाम लोग जिनके खदशात हैं, कोई तहफ्फुजात हैं, किसी तरह का कोई शक व शुबहात है, उनको दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई, या जो कमेटी बनाई गई और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसमें डाले गए, उन्होंने किसी तरह की कोई मुशावरत का सिलसिला शुरू किया हो? आपका शुक्रिया और सलाम जो पैनल में हमारे भाई मेरी तरफ से सलाम। तो जी। अब जो रिजर्वेशन का जो सिलसिला चल रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए एक सब कमेटी, जो आप कह रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर, जिसपे हमारे 3 इस पहलू पे लगे हुए हैं। उमर साहब इसको लेके काफी सीरियस है, जो उन्होंने कहा कि जो हमारे ओपन वाले हैं, ना इंसाफी मेरिट वालों के साथ हो, हमारे पहाड़ी भाई जो है या हमारे गुज्जर भाई है जो हमारे ओबीसी वाले है, किसी पे भी कोई ना इंसाफी ना नहीं होने देंगे हम। अब ये देखिए, बीजेपी की मजबूरी थी उस टाइम, जिस तरह इस भाई ने सही कहा, वोट बैंक के लिए उन्होंने इसका तहस नहस कर दिया। पॉपुलेशन उन्होंने दिमाग में रखी, उन्होंने कोई सक्सेस लिए एग्जैक्टली ग्राउंड रिसर्च किया को ऑन बोर्ड लेती। उस टाइम पे आपको पता है अभी तक क्या राज चल रहा था। ये तो अल्लाह की ही खुशनसीबी है कि ये इलेक्शन हो गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में है। और ये हम तो वादा बंद है कि जो हमने लोगों के साथ प्रॉमिस किए हैं, स्पेशली ऑन दिस इशू जो हमारा रिजर्वेशन का है, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कमिटीज, सब कमिटीज पे काम कर रही है। तो हम कीनली वॉच कर रहे हैं इस मैटर को। आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने आ जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रिजल्ट आएगा, तो कि उनको लोग ऑन बोर्ड लेने प्रॉपर एक प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि काफी गन लेके इन्होंने, जो मैंने आपको कहा, वोट बैंक की उन्होंने पहाड़ी वर्सेस उन्होंने बस सोचा था कि वोट बैंक एनकैश करने के लिए, बट इन्होंने ये दिमाग में नहीं रखा कि ये ओपन मेरिट वाला जो है, ये जो चीजें की है उन्होंने इस चीज को कहीं पे ध्यान में नहीं रखा था। बट हमने प्रॉमिस किया है दिस विल बी दिस इशू वुड बी रिजॉल्विंग वेरी वेरी सून। ठीक है, मैं इन सवालों का जवाब बीजेपी से भी लेना चाह रहा, लेकिन मुझे जानकारी मिली उनके कैंप से कि उनको फिलहाल इस पर शायद बात करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी का इस पर मौक़िफ़ या हुकूमत जिस हिसाब से बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे उस पर शायद मुकम्मल तौर पर जवाब हासिल ना हो। ज़रा पीरजादा महराजुद्दीन साहब के भी पास चलेंगे। पीरजादा साहब, जो हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया, हुकूमत अपने हिसाब से मौक़िफ़ रखेगी, बैलेंस कैसे चीज़ों को किया जाए उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन अदालत उज़्मा या सर्वोच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, उसने पिछले दिनों जब क्रीमी लेयर को लेकर भी जब ऑब्जर्वेशन दी, तो बहुत सारे लोग उस दिन की ऑब्जर्वेशन पर भी काफी खुश थे। क्या बाकी स्टेट्स और यूटीज के अंदर जब हम देख रहे हैं ये 70% वाला फॉर्मूला नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये हुआ और पॉलिटिकल रिजर्वेशन का हवाला दिया गया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ चीजें हुई? कल को जाकर शायद जब हुकूमत की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा तो अदालत का फैसला शायद मरकज के खिलाफ भी जा सकता है और कुछ चीजें बड़े पैमाने पर तब्दील हो सकती है। कानूनी पहलू जो इसका है वो क्या है आपकी नजर में?
I saw. Assalamu alaikum. I wish you good morning to sorry, good afternoon to all of you. मैं appreciative हूँ गुलिस्तान टीवी का because your TV is used to rake up such issues, discuss such political, economic and social issues. उस issue में जैसे आप late marriage का issue उठा रहे हैं, ये reservation का issue है, that we appreciate. We acknowledge that you are doing commendable job through this platform. So I record my appreciation. अब बात रही इस तरह से कि reservation जो है, अगर कश्मीरी में मैं जो 2-3 पॉइंट्स बारे में कहनी है, इट इज नॉट एनीथिंग डिफिकल्ट. जो रिजर्वेशन इस वक्त इन ऑपरेशन है 70/30, इट डिफाइज द रीजन. इट इज अ रीजन मर्डर. इट डज नॉट वर्क ऑन द टचस्टोन ऑफ जस्टिफिकेशन एंड रीजनेबिलिटी. इट्स ए ओपन रीजन मर्डर. मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा वी फील इट सो हार्शली इम्प्लीमेंटेड एंड इन एग्जीक्यूशन दैट 70 लोगों को आप 30 आदमियों का खाना खिला रहे हैं. ये सिंपल से मैं आई विल पुट इट इन द वेरी क्राउड टर्म्स. 70 लोगों को आप 30 आदमियों का खाना खिला रहे हैं और 30 आदमियों को 70 का खाना खिला रहे हैं. तो दोनों बीमार हो जाएंगे. जो ओवर एक्सेस ईटिंग कर रहे हैं वो भी बीमार हो जाएंगे. जो अंडर फेड है वो भी बीमार हो जाएंगे. तो इससे सोसाइटी में एक सोशल डिसेंशन हो जाएगा, सोशल सॉलिडरिटी, सोशल कोहेजन हमारा वीक हो जाएगा. इट विल शॉर्टन आवर डिविजन. इट डिफाइज द रीजन. मुझे लगता है कि जैसे अगर हम इस बारे में, जैसे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, दो आई एम नॉट द स्पोक्समैन ऑफ द पार्टी, देयर द प्रॉपर स्पोक्समैन ऑफ द पार्टी रिप्रेजेंटिंग इन द डिस्कशन. This present dispensation is apparent with many issues. This is one of the issue. This is one of the baggage which the government has now to shoulder. तो इस बहुत सारी चुनौतियां हैं, लोग परेशान हैं. इस तरह से इसकी सुनवाई बड़ी बेहद जरूरी है. दो द कॉन्स्टिट्यूशनली under Article 15 and 16 that there is a provision of equality, but that does not mean you will overfed and you will undernourish the people. You should have this based on reason and rationality and reasonability. It does not. ये सिंपल सी बात है कि कशिर पुंज अगर इतने मानो बालपाज दीगर मंटिन लेचु 5 में लेचु मान, तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है जैसे गवर्नमेंट ने एक कमेटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की है, दैट कमेटी वुड बी वर्किंग ऑन इट, एंड वो at the same time there the petition in the high court. It is also good, it is also appreciative. But agar if I would have been asked to give your viewpoint how government should proceed in the matter, I would have simply suggested let government go for an opinion poll, let government seek comments from the public at large. I think 70% would have been in favor, would go against this, and that would be the law. If let the government go by the majority decision, because it defies the reason, it defies the logic. That logic and design would have been substituted by the opinion poll. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आगे जैसे ऐसे मसाइल हैं, गवर्नमेंट should go by an opinion poll. Government should seek comments, opinions from the public at large, and how so that government is ably guided. मुझे लगता है हमारी जम्मू कश्मीर की जो यूटी है, it is the exception across the whole country. It would sharpen divisions. ये यहाँ और मसाइल पैदा करेगा. और इस पे वो जो क्रीमी लेयर का सुप्रीम कोर्ट इन वन सिंगल जजमेंट हैज सेड दैट सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर एक कॉन्सेप्ट भी है, दैट डज नॉट वर्क. अगर एक बार दोज एक्चुअली हम जब तारीख के पस मंजर में देखते हैं कि दोज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी व्हिच रीक विद डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, वंस दे आर गिवन दिस काइंड ऑफ कंसेशन, then the creamy layer principle should come into operation. इसमें एक ये सवाल उठाया जा रहा है ना कि आप इसमें एक चीज ये भी पूछी जा रही है पीरजादा साहब, फ्रस्ट्रेशन है इसमें एक चीज ये भी पूछी जा रही है कि मुल्क के बाकी स्टेट्स या यूटीज का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब आप टोपोग्राफी देखते हैं, जियोग्राफिकली JNK को देखते हैं, सिचुएशन जरा डिफरेंट है. यानी मेरे हिसाब से अगर आप ये सवाल किससे पूछते हैं तो वो बचने के लिए ये रिस्पॉन्ड करता है. क्या वाकई में ये तर्क काफी है और किस तरीके से? नहीं, I don't think it is so. अगर ये टोपोग्राफी का, जियोग्राफिकल आइसोलेशन का रीजन देंगे, that would not work. तो फिर तो डबल वोट उनको दे दो. If they are living in such areas, I am not opposing those people. I am speaking in the interest of the social cohesion of the society. We should not take such measures which reinforce divisions, sharp divisions, differences. तो फिर उनको डबल वोट का शेयर दे दो. अगर हमारे पास 1 वोट का शेयर है, उनको फिर 2 वोट का शेयर दे दो. Because they live in isolation, because they live inside terrain, inside topography. It defies the reason. It is a reason's murder. It does not work on the touchstone of legality, rationality and reasonability. Government has constituted a committee, a well done step by the government. Government should work on it. At the same time, it has led into the court as well. मुझे लगता है it is not a mind gymnastics to decide by any forum or by any
एग्जैक्टली शेख अवैस साहब, ये जो चैलेंजेस हैं, कुछ चीजें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर डिस्कस हो रही हैं। एक काफी ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है कि शायद गुज्जर और पहाड़ीज का वो जो 10-10% है उसमें कमी की जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर कैटेगरी अगर 60-65% आपने तकसीम कर दी है तो फिर ईडब्ल्यूएस कहाँ से रहे? शायद काट काट कर इधर उधर से जोड़कर कुछ करेगी। इन खदशात को भी जरा दूर करना सरकार की, हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तमाम लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, दो जगह पर नेशनल टेलीविजन पर। उन लोगों को भी जरा बताइएगा कि हुकूमत की ये तो वाज़ेह पॉलिसी है कि आप चाहते हैं कि जरा चीजें बैलेंस की जाएं, लेकिन होंगी कैसे? ये जो शक व शुबहात और ये जो डिबेट्स चल रही हैं, और फिर उस पर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली इस पर शायद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा करेगी तो नुकसान उठाएगी। पहले तो वो शक व शुबहात भी दूर कीजिएगा, और वाकई में पार्टी जिस हिसाब से काम करना चाह रही है, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी डर के, ये रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। साहब मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए बड़ी चुनौती है, गवर्नमेंट के लिए एक मिनट डॉक्टर साहब, मैंने ओवैस साहब से सवाल किया है। डॉक्टर साहब जरा रुक जाइएगा, मैंने ओवैस साहब से सवाल किया। जी ओवैस साहब। पहले तो ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो इन्होंने प्रोपेगेंडा मशीन हमारे पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे स्पेशली लगाई है, कि इनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रिजर्वेशन है वो बैकफुट पे चले जाएंगे। उमर साहब, मैंने आपको पहले भी कहा, उमर साहब बड़े कीन है इस मसले को लेकर। ये जो गंद खाना इन्होंने पिछले 6 साल से यहाँ मचा रखा है, इसको बैलेंस करने में एक प्रॉपर सब कमेटी जैसे हमने बिठा रखी है। ये जो है ये प्रॉपर हमारी सरकार तो है, दुश्मन वही दुश्मन है जो कि सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं। बट जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने भी प्रॉमिस किया है कि हम प्रॉपर लेके हम रिजल्ट्स आगे लाएंगे। ये देखिए खुद से ये प्रोपेगेंडा कर देना कि अब जी 10% उसको मिल रहा है, 10% इसको मिल रहा है, जो भी भाई किसी पे नाइंसाफी ना हो, लाइक वी आर ट्राइंग टू जो गन बचा है उसको वापस से करना, समझ नहीं आ रही है। आसिफ साहब, इस टाइम पे ये रिजर्वेशन का हुआ, उस टाइम पे मैंने इस डिबेट्स नहीं देखी, मैं काफी इस पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ से लोग आए आज, कि टाइम पे कहाँ थे जिस टाइम पे ये चीज हुई। उस टाइम पे हमारे ओपन मैरिट वाले, अब हमारे ये बाकी जो भाई है, उस टाइम पे आगे उन्होंने वोट फ्रंट पे मोर्चा क्यों नहीं खोला? बट चलो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या राज चल रहा है, क्या मजबूरी थी इस टाइम पे। इनको तवक्का है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उमर साहब की सरकार से, एंड जैसे मैं एश्योर करूंगा कि इंशाल्लाह नाइंसाफी हमारी सरकार नहीं होने देगी। जो जिसका हक है वो उसको मिलेगा। हम किसी का हक, चाहे हमारा पहाड़ी भाई हो, गुज्जर भाई हो, चाहे हमारे मेरिट वाले भाई हो, ओबीसी वाले हो, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इस चीज को हम इंशाल्लाह बैलेंस करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। सैयद शमीम साहब, आप कह रहे हैं कि जब माजी में प्लान्स बन रहे थे, पॉलिसी मेकर्स ने हमें मौका नहीं दिया बोलने का। जब हम कमीशन के जिम्मेदारान से रब्ता करते हैं, जो हमारे सोर्सेज वो बताते हैं कि हमने सबका मशवरा लिया, जो भी तंजीमें, जो भी ग्रुप्स काम कर रहे थे। ये तो बात पिछली हो गई, लेकिन आज चूंकि अब हुकूमत ने इस पर काम शुरू कर दिया है, 3 मिनिस्टर्स को जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं, मामला अदालत में भी गया है, कल हुकूमत जवाब भी वहां पर देगी। क्या कोई तजवीज़, कोई प्रपोजल आपकी तरफ से सरकार को गया, या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश हुई कि भाई साहब हमारे ये खदशात हैं, इनको भी जरा दूर करने की कोशिश की, ये रास्ता हो सकता है, पॉसिबिलिटी जिसकी है, जिसके थ्रू शायद बचा जा सकता है? जी, अभी तक तो सरकार की तरफ से हमें कोई बुलावा नहीं आया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मीट मोहतरमा सगीरा जी को। हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ राब्ता कायम करने की। तो जहां तक कि अभी मुझे बीच में याद आ गया, जो ये वोट बैंक का मसला था, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि वोट बैंक जो है ये तब हुआ करता था जब ओपन मेरिट वाले वोट नहीं डाला करते थे, तब ये नहीं निकलते थे। आज 70% वोट बैंक जनरल कैटेगरी का है। अगर ये वोट बैंक की सियासत है तो फिर तो 70% को ज्यादा जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप रिसेंटली देख लीजिए, मेरी हुकूमत से एक शिकायत हमारी ये रही है कि एक तरफ अगर आप सब कमेटी बनाते हैं तो दूसरी तरफ से आप पोस्ट का ऐलान कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं।
रिसेंटली नवंबर में जो निकला +2 लेक्चरर्स 575 पोस्ट जो आए, 238 ओपन मेरिट के लिए और 337 रिजर्व कैटेगरी के लिए, और वो डायगोनली भी जाते हैं वहां से। या एनिमल असिस्टेंट सर्जन जो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए 5 पोस्ट निकाले गए, 2 ओपन मेरिट के लिए और 5 रिजर्व के लिए और 2 ओपन के लिए, 7 पोस्ट। या अगर आप देख लीजिए पीजी मेडिकल एजुकेशन में 283 पोस्ट निकले, 166 रखा रिजर्व कैटेगरी के लिए और 117 रखा ओपन कैटेगरी के लिए। और ये ऊपर से डायगोनली लेते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग जो जिस चीज से फायदा ले रहे हैं कि हम दूर दराज इलाकों में बसते हैं जहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है, वो नहीं रहते हैं वहां पे, वो दे आर लिविंग इन द श्रीनगर एट दैट टू इन पॉश कॉलोनीज। बड़े बड़े आहदों पे विराजमान है, एक बंदा अच्छे खासे पोस्ट पे, फिर भी ये इसकी बैसाखियों का सहारा ले रहा है। एक दफा अगर किसी बंदे ने ले लिया ये रिजर्वेशन तो ये कंटिन्यूसली नस्ल दर नस्ल कब तक चलता रहेगा। तो इससे क्या हो जाता है, इससे सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि हमारे कंट्री में जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है उसका ड्रेन हो रहा है, ये आउट ऑफ द कंट्री चला जा रहा है। करेगा क्या, बेचारे को खाना पीना है, तो वो बाहर की कंट्री में हमारे मुल्क का जो सही इंटेलेक्चुअल ब्रेन है इसका सारा ड्रेन हो रहा है, ये बाहर के कंट्री में जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी वहां पे बचते हैं तो वो बेचारे तो फिर ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए तो हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि ये बड़ा संजीदा मसला है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, ये ह्यूमैनिटी का मसला है, इंसानियत का मसला है, ये सियासी मसला नहीं है। लोगों ने अगर कहीं कहीं से सियासी मसला बनाया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सियासी मसला है, ये जो जनाब ये इंसानियत का मसला है, इस पे गौर करने की अशद जरूरत है। हुकूमत को चाहिए, अच्छा एसटी का ले लीजिए, एसटी पहले 1 था, अब एसटी 2 कर दिया, एसटी 2 राजौरी को दे दिया, पुंछ को दे दिया। 386 विलेजेस हैं राजौरी में, उसमें आरबीए पहले ही 117 है और एएलसी 93 है, बाकी क्या बचा, उनको एसटी 2 दे दिया। पुंछ में 178 है विलेजेस, 38 आरबीए है, 115 एएलसी है, बाकी क्या बचा, उनको एसटी 2। बचा कौन वहां पे? हर लिहाज से ये ले रहे हैं तो हमारा तो बड़ा हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो तो तबाह हो रहा है। आपके कुछ सवाल भी थे, मैं ठीक है आपकी बात सुन ली है। ओवैस साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास भी जाऊंगा। नहीं, मैं भाई को यही बोलना चाहता हूँ कि लाइक यू नो क्या जरा वेट की लाइक यू नो कि ये जो ये रातों रात होने वाली नहीं है। हम इस चीज को लेकर बड़ा यकीन है, हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमें भी पता है कि जो आप कह रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स यू नो विलेज से आके फिर जो दूर दराज के विलेज से आके फिर पोस्ट एरियाज में, देखिए हमें उन पे नहीं जाना है कि वो लोग करते हैं जो एफर्ट करते हैं, वो आते हैं, सच में आते हैं इधर श्रीनगर के अंदर, फिर वो अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, जो बेचारे एफर्ट नहीं करते हैं, हमें उन पे भी नजरसानी करनी है। बट आपका जेन्युइन कंसर्न है जो नहीं है पूरे 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 जम्मू कश्मीर का है, जहां पे हमारे ओपन मेरिट वालों की बात हो है, जो भी हमारे एससी वाले, ओबीसी वाले, एसटीसी वाले, इस पे देखिए ये रातों रात कोई वो जादू की चिड़िया नहीं है कि ये रातों रात ठीक हो जाएगा। ये हाईकोर्ट में भी केस पड़ा है, जब आपने सब कमेटी बिठाई है, जब 6 साल से आप लोग इस मामले को लेके मुझे लगता है काफी साइलेंट थे। आप सरकार को काम करने दीजिए, नाइंसाफी नहीं होगी इंशाल्लाह। वी प्रॉमिस यू एंड वी एक्ट अबाउट दैट। हमें भी अभी तक गवर्नमेंट के पास बिजनेस रूल्स नहीं आए, अभी चीजें जो रेक्टिफाई हो गई है। आपको भी पता है कि एक स्टेट को उल्टी बना दिया है इन्होंने। देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स लाइक यू नो, वो भी फुलफिल हो रहे हैं इंशाल्लाह। अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कभी प्रताप रखे इस चीज को लेके, वी विल मेक श्योर दैट किसी का नाइंसाफी ना हो इस चीज को लेके। वी डोंट वांट टू गो पर्सनल कि कोई आगे पोस्ट कर रहा है, इट डजंट मैटर टू अस। जो एफर्ट करता है वो आता है, बट हमें उन पे भी नजर रखनी है। जो वहां नीचे पड़ते हैं, हमें उन पे नजरसानी करनी है। विल मेक श्योर कि चीजें इंशाल्लाह बैलेंस हो, किसी का हक ना मारा जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज, एक तो ये डबल रिजर्वेशन का कोई फायदा ना उठाए, और फिर जब ST1 बना फिर ST2 भी बना, 20% उधर चली गई, और उसके बाद बाकी कुछ RBA में, कुछ OBCs और फिर IB और ALC वगैरह आ जाती है। इस तरीके से 60-65% यही बन जाती है।
इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये अगर ST 1, 2 और ये सब बढ़ाए गए तो इसमें भी मैक्सिमम लोग जो डबल लेते हैं, एक उससे बचा जाए? वहां पर ऑप्शन क्या है? दूसरा कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो कुछ मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में आते हैं, जैसे कुछ पहाड़ी आ गए, कुछ गुज्जर्स आ गए, कुछ कश्मीरी लैंग्वेज बोलने वाले, कुछ डोगराज आ गए, IB के आसपास हैं। तो तकसीम जब होगी कल को, अगर ठीक है गवर्नमेंट कोई इस तरह का फॉर्मूला सेट करती है कि ओपन मेरिट वालों को भी कम से कम 50% पे लाया जाए, कम कहां से की जा सकती है या ऑप्शन कहां पर है? एक तो डबल से बचा जाए, और अगर किसी का काटा जाए जहां पर ऑप्शन है, जहां पर लीगली थोड़ा बदलाव हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है डॉक्टर साहब? साहब, इसमें ये जो ये स्टैट्स आप दे रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज यू आर नरेटिंग ओवर हियर। ये कमेटी एक बैठी है, कमेटी वुड सी इट हॉलिस्टिकली, देयर आर सर्टेन रिजर्वेशंस हैव बीन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रांटेड, वो तो बिल्कुल गलत है। EVW का 10% कर दिया, वो भी गलत है। इसको पूरे स्टडी करने की जरूरत है कमेटी से, सीक ओपिनियंस, कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज एज वेल। लेकिन मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर एक जरूरी बात रखनी है इस रिजर्वेशन के हवाले से। यू नो, ये जायरीन भी, नाजरीन भी साहब ये वाच कर रहे होंगे कि वी हैव बीन पासिंग थ्रू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, लॉन्ग टर्माइल। तो पीपल आर रीडिंग स्टिल अंडर द कॉन्फ्लिक्ट। तो वी हैव ग्रेटर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। रिजर्वेशन को एक साइड में उठा के हाउ दैट वुड इफेक्ट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो हमें वी हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वी हैव डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, आवर यूथ इज गोइंग टुवर्ड्स ड्रग्स एंड ऑल दैट। So it would further reinforce the conflict. It would deteriorate our youth unless it is not addressed at a very insipid level. I had been a conflict studies student as well. I have a doctorate in conflict studies. I know it that the conflict should be addressed from the very incipient level. अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी ज्यादा नहीं चला ये। तो जब कमेटी इस पर बैठेगी, कमेटी सीरियसली इस पर काम करेगी, देयर इज अ स्कोप, देयर इज ट्रेमेंडस स्कोप टू रिव्यू दिस। मुझे लगता है आपके प्लेटफॉर्म पर मैं ये बरमला ये बात कहता हूँ, जो भी कानून बनता है, चाहे पार्लियामेंट में बनता है, असेंबली में बनता है, कोई भी जो रेगुलेशन बनता है, स्टैट्यूट बनता है, दैट इज 100% बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन। एनीथिंग विच डिफाइज द लॉजिक एंड रीजन, दैट इज अ रीजन मर्डर। दिस रिजर्वेशन पॉलिसी इज अ रीजन मर्डर। इट इज नॉट गुड लॉ, इट इज अ लॉ इन बैड बिफोर द लॉ, बिफोर इन टर्म्स ऑफ लीगलिटी। तो इट नीड्स रिव्यू। तो कोई इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। तो सो दैट our society is able to maintain cohesiveness and social solidarity. This is a louder message. This message should go through this, through your medium, and in this discussion, such as a reservation issue. This is a very fraught with serious implications. This needs to be addressed earlier. डॉक्टर पीरजादा मेहराजुद्दीन साहब, शेख उवैस साहब और सैयद शमीम अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वादी कश्मीर से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपने इस प्रोग्राम में वक्त दिया और अपनी कीमती आरा रखी। हुकूमत अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन मामला अदालत में है, कुछ दिन का इंतजार करना होगा। 2 हफ्ते बाद हुकूमत का वहां जवाब भी चला जाएगा, वहां दलाइल पेश किए जाएंगे, बहस होगी, तकरार होगा और उसके बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। एक तो ये लड़ाई चल रही है, दूसरा कि पहाड़ीज को, कोलीज को, गद्दा ब्राह्मण्स को या फिर इसके अलावा पडारीज को 10% क्यों दिया। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं, जम्मू के एक सीनियर वकील हैं, उनके साथ कुछ और ग्रुप्स जो गुज्जर तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी एतराज़ दिया गया और कानूनी तर्क भी उन्होंने रखे हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी रखी हैं, बड़ी सारी चीज़ें। फिर कहा कि किस हिसाब से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इलेक्शंस हुए, जहाँ जहाँ सीटें ST के तहत करार दी गई, वहाँ पर इलेक्शंस भी आज के वक्त में वो जो हैं वो सारी चीज़ें कलअदम करार दी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2 हफ्ते के बाद डिस्कस करने में मजीद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये मुख्तलिफ ग्रुप्स का जानना ज़रूरी था कि हुकूमत कहाँ तक पहुंची है, क्या काम करी। और थोड़ी देर पहले सकीना तो वज़ीर तालीम है, वज़ीर सेहत हैं, समाजी बहबूद की वजारत उनके पास है, उनने जवाब दिया कि मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मामला अदालत में है। तो वो सिचुएशन है, इसमें अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कोई बेहतर और सही रास्ता निकले, जहाँ कम से कम कम्युनिटीज़ में जो आपसी भाईचारा या रवादारी है वो भी बरकरार रहे। और दूसरी बात ये कि ये जो एक का कम एक का ज़्यादा ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इनका जवाब भी अदालत के फैसले के ज़रिए तलाशने की कोशिश होगी। 5 के पंच में बस इतना ही।